हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 36। इससे पहले कि मॉक टेस्ट स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेंगी उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें बताना चाहूँगा, इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री मॉक टेस्ट हिंदी करके। अगर आपने वहाँ पे अभी विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ आप विजिट कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से पहले मतलब 36 मॉक टेस्ट, इस मॉक टेस्ट से पहले 35 मॉक टेस्ट ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो आप प्लीज़ वहाँ गो थ्रू कीजिएगा ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। और साथ में ही आप सबका मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने जैसे ये हमारी जो फ्री हिंदी मॉक टेस्ट की सीरीज़ है उसमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है। आशा करता हूँ आप आगे भी इसी तरह से प्यार करते रहेंगे, इससे ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे। और साथ में जैसे हमारे HP GK की अगर मैं बात करूँ तो जो किरण मैम आपको HP GK पढ़ाते हैं, और उसमें भी हमारी जो जैसे उड़ान सीरीज़ है ना, उड़ान सीरीज़ है एक GK की, उस पर भी आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और किरण मैम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको जैसे जो वीडियो लाते हैं उनमें जो कंटेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप आगे से इससे भी ज़्यादा हमें जो है वो प्यार और अपना सपोर्ट जो है वो देते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा जो आज का प्रथम जो प्रश्न रहेगा वो है, भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता निम्न में से कब प्रदान की गई थी? अब देखो ऑप्शन क्या है आपके पास, 14 सितंबर 1953, देन बी ऑप्शन है 14 सितंबर 1956, देन 14 सितंबर 1949, देन 14 सितंबर 1950। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा आपका, कि 14 सितंबर 1949 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। मतलब 49 को क्या हुआ था, भारत के संविधान में हिंदी को जो है राजभाषा की जो है मान्यता दी गई थी। अब अगर आपको ध्यान हो या आपने पहले के मॉक टेस्ट देखे हो तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि कौन से अनुच्छेद में हिंदी को रखा गया है। तो ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वेट करूंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका रिवीजन मैं साथ साथ में करवाता चलूंगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से हिंदी भाषा में कौन से स्वर लुप्त हैं? लुप्त माने जो हिंदी में नहीं है, अदृश्य जिनको हम बोल सकते हैं, अगर आप ऐसे समझना चाहें, लुप्त, राइट। देन ऑप्शन है आपके पास लघु स्वर, देन दीर्घ स्वर, देन प्लुप स्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लुत स्वर जो है वो क्या है, प्लुत स्वर जो है वो हमारी हिंदी व्याकरण की दृष्टि में जो है हिंदी भाषा में लुप्त स्वर हैं। अब देखो आप बोलेंगे सर ये कौन से स्वर होते हैं, मैंने बहुत डिटेल में बताया वो वैसे बेसिक की वीडियो में। चलो इस वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो नए स्टूडेंट है उन्हें भी थोड़ा इसके बारे में जानकारी हो। देखो जो प्लुत स्वर है ना वो संस्कृत के स्वर हैं, वैसे संस्कृत में यूज होते हैं। अब आप बोलेंगे सर होते कौन से हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे राधा लिखा था मैंने ऐसे राधा, और बीच में मैंने ऐसे गैप लगाया था कि जब हम किसी को आवाज़ देते हैं ना कि राधा, मतलब जब हम ऐसे बोलते हैं राधा, तो जो बीच में जो आ है ना, जो बीच में लंबा खींच रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, लुप्त स्वर। अब देखो ये संस्कृत के स्वर हैं, संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये हिंदी भाषा में जो प्रयोग नहीं होता है इनका, तो इनको क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में कि ये लुप्त स्वर है, राइट। आई होप आप समझे होंगे। देखो लघु स्वर क्या थे, लघु स्वर वो स्वर थे जिनके उच्चारण में क्या था, कम समय लगता था। जैसे मानो ई, सॉरी ये बड़ी होगी, छोटी आएगा यहाँ पे, मतलब कम समय लगता है, ऊ और री, समझ रहे हो। और दीर्घ स्वर कौन से थे इनके अलावा, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, राइट, जो भी आगे बचते हैं वो क्या थे, वो आपके दीर्घ स्वर में आते हैं, जिनमें लघु स्वर से ज़्यादा समय लगता है। लघु स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, आपको मैंने बताया था ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर से ज़्यादा जिनको समय लगता है वो क्या बन जाते हैं, वो दीर्घ स्वर बन जाते हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है आपने। देखो ये न्यू पैटर्न है जो HPPSC आप मतलब अभी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, और जो अभी का जो पैटर्न है वो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। वहां पे 4 आपको स्टेटमेंट दी होगी, उसमें से आपने सही को पहचानना है, राइट। जैसे पहला स्टेटमेंट है आपका, स्वर व व्यंजन दोनों में अयोग्यवाह की गणना नहीं की जाती। अब अयोग्यवाह क्या होते हैं, चलो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। देन वी है मतलब छोटा कंठ वर्ण नहीं है। देन श तालव्य ध्वनि नहीं है। देन बी और सी दोनों सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना स्टूडेंट, वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सर क्यों होगा, देखो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जो अंग
और आ जिसको हम पढ़ते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये अयोग्यवा है दोनों। क्या है, अयोग्यवा। अब अयोग्यवा क्या थे, मैंने बताया था कि जिन जो स्वर और व्यंजन में दोनों में काउंट नहीं किया जाता है उनको, राइट, तो उनको क्या बोलते हैं हम, अयोग्यवा, अयोग्यवा, राइट। देन इसने बोला कि अ जो है वो कंठ वर्ण नहीं है। क्या ये सही है, गलत है, अकंठ वर्ण नहीं है। देन स क्या है, तालव्य ध्वनि नहीं है, श तालव्य ध्वनि ही है, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों सही हैं। देखो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, यहाँ पे ये भी गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर व व्यंजन दोनों में अयोग्यवाह की गणना नहीं की जाती, तभी इनको अयोग्यवाह कहा जाता है। आई होप आप समझे होंगे। देन अगर आपका कोई ऐसे डाउट रहता है ना, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप अपने जैसे कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जो है वो डाउट है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्या का विलोम शब्द है। देखो समस्या जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है समस्या। समस्या का पूछता है कि विलोम शब्द क्या है। विलोम माने विपरीत, समझ रहे हो। मैंने आप बहुत ही डिटेल में करवाया हो विलोम की, तो मैंने टॉप 100 विलोम भी दिया हुआ है इसी वीडियो चैनल के ऊपर। एक देखो, अगर आपने अभी नहीं देखा ना, तो टॉप 100 करके ना, टॉप 100 हिंदी, टॉप 100 हिंदी प्लेलिस्ट बना हुआ इस चैनल के ऊपर। वहाँ पे मैंने जैसे टॉप 100 विलोम, टॉप 100 पर्यायवाची, टॉप 100 मुहावरे वो करवाए हुए हैं, तो वहाँ पे प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ताकि वहाँ से आपको हेल्प मिल सके। अब देखो समस्या का क्या होगा, विपरीत शब्द बोलता है विकास, समाधान, विकल्प, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, समाधान इसका क्या होगा, विपरीत होगा। अब कुछ स्टूडेंट मानेंगे कि सर समस्या का हम जो है वो विकास भी कर सकते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया था, आपकी जो शब्दावली है ना, अगर वो स्ट्रांग है, तो आपको क्या है कि इन विलोम और पर्यायवाची, इनमें आपको जो कभी परेशानी नहीं हो सकती है। अब देखो विकास का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब होता है कि कोई कोई पर्टिकुलर चीज़ पहले इस लेवल के ऊपर थी, अब वो बढ़ के जो है वो इस लेवल के ऊपर हो गई है। देखो ना, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन इसके बाद वो इतने ग्राफ के ऊपर चली गई, मतलब ये जो ये चीज़ है ना, ये यहाँ से इस हाइट के ऊपर पहुँच गए, तो ये जो ये डिफरेंस है, ये विकास है। इस डिफरेंस और इस डिफरेंस के बीच में जो अंतर है, ये क्या है, ये विकास है, ये विकास है। आई होप आप विकास को समझे होंगे। अब देखो विकल्प का क्या मतलब होता है, विकल्प का मतलब होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे पंखा है, यहाँ पे पंखा है, और यहाँ पे एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, तो ये विकल्प की बात हो गई कि आप जो है वो पंखा भी यूज़ कर सकते हैं, पंखे के विकल्प में जो एसी भी है, ये हमारा क्या हो गया, विकल्प हो गया। देन सर समाधान क्या है, समाधान, समाधान क्या चीज़ है, जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है, जैसे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें कोई पर्सन है, इसमें वो फंसा हुआ है प्रॉब्लम में, ठीक है, तो जब इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देगा ना, मतलब ये जो प्रॉब्लम है जब इसको मिटा देगा ना, वो मिटा देगा माने इसको यहाँ से स्किप कर देगा ना, तब ये पर्सन क्या होगा, यहाँ पे हैप्पी हो जाएगा और इसका समाधान निकल जाएगा। तो ये जो ये थी ना पर्टिकुलर चीज़, ये समस्या थी, मेरी बात समझ रहे हो आप। तो ये जो समाधान है ना, समाधान क्या हुआ कि ये समस्या थी, जब इस समस्या को उसने मिटा दिया, तो वो क्या बन गया, वो समाधान हो गया। आई होप आप समझे होंगे। देखो मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है। देन अभी तक अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो वो लिंक होगा, वहाँ से प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, राइट। जैसे टेलीग्राम के ऊपर भी आप ज्वाइन कीजिएगा। जैसे इस वीडियो की जो पीडीएफ है ना, इस वीडियो की जो पीडीएफ है, उनको भी हम इसमें प्रोवाइड करवाते हैं। अभी कुछ पीडीएफ के ऊपर काम चल रहा है, तो कुछ दिनों से आपको पीडीएफ मिला नहीं है, बट आप, आई एम श्योर कि आपको कुछ दिनों में जो है वो पीडीएफ मिलेंगे, राइट। देन आप इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माइंड बूस्टर स्टडी को, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। आपका 1 सेकंड जाता है, 1 सेकंड में लाइक होता है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए। देन अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है वसुधा। वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, रुद्र, नारी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि पर्यायवाची और विलोम के लिए आपको उस पर्टिकुलर अर्थ, मतलब शब्द है ना जो, उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। तो इसका जो वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, विपुला। विपुला भी क्या है, विपुला को भी पृथ्वी बोलते हैं, विपुला। अब देखो पृथ्वी का मतलब क्या हुआ सर, सबको ही वैसे पता है। देखो पृथ्वी का मतलब जिसमें समस्त सारी चीज़ें, ये पृथ्वी है, इसमें जितनी भी चीज़ें जो अभी जीवन यापन कर रही है, या कुछ निर्जीव चीज़ें भी है, सजीव चीज़ें भी हैं, तो पृथ्वी का मतलब है कि जैसे इसमें जितने भी जो जीव है ना, वो सारे इसमें आते हैं, पृथ्वी में आते हैं। पृथ्वी क्या है, वो पोषण करती है। देखो पृथ्वी को ना एक देवी भी कहा गया है। हमारे जो जैसे मैं पुराने ग्रंथों में या जैसे उनमें बात करूं, तो उसको एक एक क्या कहा गया है, पृथ्वी को ना एक देवी भी माना गया है, राइट। तो इसमें क्या है, ये पृथ्वी सबका पोषण करती है,
सबको पोषण देती है, जैसे जितने भी जीव हैं उनका पोषण करती है, वो पोषण प्रदान करती है सबको। आई होप आप समझे होंगे। देखो इस तरीके से अगर जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो वो आपको भूलने के कम चांस होते हैं। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वैमनस्य शब्द का विपरीत है। अवनस्य, देन ब्राह्मण, देन सोमनस्य, देन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा सर सी? वैमनस्य का मतलब क्या होता है सर? वैमनस्य का मतलब होता है जैसे घृणा, या जिसको मैं बोल सकता हूँ कि घृणा के साथ में आप पर्यायवाची ले सकते हैं कि जैसे जो नफरत या प्यार के अपोजिट अगर मैं बात करूँ, विपरीत अगर मैं बात करूँ, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे घृणा क्या है? घृणा, प्यार के अपोजिट चीज़ जो है वो है वैमनस्य। देन सोमनस्य क्या होता है? प्रेम सहित, मतलब जैसे आप किसी को प्रेम दे रहे हो तो आपको रिटर्न में जो है वो प्रेम ही मिलेगा। ये आप आई होप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, धरती और आकाश के बीच के स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मतलब धरती और आकाश के बीच का स्थान, गिरि, अंतरिय, अलभ्य या अंतरिक्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इसका अंतरिय भी हो सकता है, अंतरिय नहीं होगा, अंतरिय का अर्थ कुछ अलग होता है। यानी गिरी पहाड़ के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर अंतरिक्ष ही होगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो अगर आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका कोई डाउट रहता है ना तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कमेंट, और उनका मैं थैंक्स भी करना चाहूँगा कि वो अपने डाउट अपनी क्वेरीज लेके आते हैं। हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर सकें। आई होप आप ये चीज़ें समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है, स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा का भेद पहचानो। अब देखो ये जो आपको शब्द लिखा हुआ है ना यहाँ पे, स्त्रीत्व, राइट, स्त्री से ही बना हुआ है, आपको पता है स्त्री से ही बना हुआ है। तो ये इसका मतलब आपने पहचानना है कि संज्ञा के कौन से भेद में आता है। भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक है। देखो 4 जब ऑप्शन होते हैं ना आपको, तो एलिमिनेट सिस्टम भी मैंने बताया हुआ है आपको किस तरह से करते हैं। देखो द्रव्य का आपको पता था कि कुछ मेटल चीज़ें होती हैं, दूध जैसे सोना चांदी, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, राइट। देन व्यक्तिवाचक में एक पर्टिकुलर चीज़ उसकी बात होती है, वो आती है। देन जातिवाचक का मतलब होता है जो किसी जाति का बोध करवाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो किसी जाति का बोध करवाए वो क्या होता है, वो जातिवाचक में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक। भाववाचक क्या बन जाएगा? स्त्रीत्व क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है शाखा ये लिखा हुआ आपको। शाखा का आपने क्या करना है? बहुवचन बनाना है आपने, कि शाखाएं होगा, शाखाओं होगा, शाखों होगा, ये ए बी और बी दोनों होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, शाखाएं। देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और क्यों डालता है इसको एग्जामिनर? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे शाखाओं और शाखाएं। देखो शाखों तो होगा ही नहीं, और शाखाओं भी यहाँ पे आपको क्या करता है? कंफ्यूज करता है, बट ये गलत होगा। आपका करेक्ट आंसर जो है वो शाखाएं होगा। आई होप आप समझेंगे। देखो ये नोट कर लीजिएगा, आप अपनी हिंदी की जो नोटबुक मैंने आपको बताया था ना लगाने के लिए, उसमें आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण रूप में नहीं है? बोलता विशेषण जो नहीं है, मतलब विशेषण नहीं है वो पहचानना है आपने। तो आपका जैसे फर्स्ट ऑप्शन है सौतेला, देन अतिरंजित, देन चमकीला, देन कुछ। अब देखो इसमें तो ऐसे ही पता लग रहा है कि जो कुछ है ना ये नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे कि कुछ विकारी शब्द है या अविकारी शब्द में आता है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। मैंने हर एक वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। और जब भी आप कमेंट करते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर अगर 12 है तो ऐसे लिखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का ए बी सी वट एवर जो अभी आपका आंसर होता है उसको आप जो है इस तरह से लिखिए, ताकि हमें भी आसानी होती है। और आप जैसे कुछ का अगर आप विकारी या अविकारी लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखेंगे कि कुछ जो है ना वो इज इक्वल टू विकारी या अविकारी, इस तरह से लिखेंगे। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मोदी किस शब्द का समानार्थी है? मोदी जो शब्द है ना, मोदी मतलब किस शब्द का समानार्थी होगा इन ऑप्शन में से? देन दुख, आनंद, अन्य या राजनेता। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो इसका जो वैसे करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनंद। मोदी की अगर मैं बात करूं तो वो आनंद से इसका जो है भाव निकलता है समानार्थी में। आनंदी मतलब मौजी मतलब मौजी कौन से होते हैं? जैसे आनंदी और आनंदी या मौजी का मतलब होता है जिनको जो अपनी उसमें मौज में रहते हैं जो, राइट। तो आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में पर जो शब्द है ना, पर शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पहचानना है आपने कि पर शब्द है, इसका अनेकार्थी कौन सा नहीं है। देखो नीचे, पंख, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो पंख तो है ही, बोलते हैं ना कि उसके पर लग गए हैं, उसको तो पर लग गए हैं मतलब ऐसे होते हैं अनेकार्थी शब्द। मैंने अनेकार्थी शब्द की वीडियो में बताया था आपको कि उनका जो अर्थ है ना, देखो शब्द ये पर,
बट उनके जो अर्थ है ना वो अनेक अर्थ होते हैं। जैसे पर, हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं कि यार उसके तो जो है वो पर लग गए हैं, अब भाई उसको पर लग गए हैं, मतलब उसको पंख लग गए हैं। देखो पर का मतलब पंख भी आता है, समझ लो। देन यहाँ पे नीचे बोला हुआ है, देन इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं पूछा है आपसे कि अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं है। अब देखो पर के होते कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसको हम पंख तो आपने यहाँ पे देख लिया, देन इसको हम ऊपर भी बोलते हैं, पर को ऊपर भी बोलते हैं हम जो अनेकार्थी है। इसको बाद भी बोलते हैं, इसको किंतु बोलते हैं। किंतु क्यों बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि वह आम बहुत मीठा था पर, या परंतु, है ना, पर वह आम बहुत मीठा था पर मैं आम नहीं खाता, पर मैं आम नहीं खाता हूँ, मतलब किंतु मैं आम नहीं खाता हूँ पर वो वैसे आम मीठा था, मैंने किससे सुना था। या इस तरह से हम उसका भाव निकाल सकते हैं। होप आप समझे होंगे। देखो मैंने आपको बताया कि रिलेट जो टेक्निक है ना, आपने चीज़ों को रिलेट करना है। वो लॉन्ग टाइम अगर मैं बात करूँ ना, सॉरी हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, लंबे समय के लिए अगर मैं बात करूँ ना, तो लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको जो है इस तरह से चीज़ों को बनाना पड़ेगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, व्याकरण के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 5, 6, 7 या 11। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 होते हैं। आप मुझे बताएंगे आपकी सर्वनाम के कुल प्रकार कुल कितने होते हैं, ये बताएंगे आप मुझे। सर्वनाम जो है वो कुल कितने प्रकार के होते हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आम पीले रंग का है, वाक्य में विशेष्य पहचाना आपने। मैंने बताया था आपको विशेष्य का मतलब क्या होता है। देन आम, रंग, पीले या इनमें से कोई नहीं, तो विशेष्य पहचानना है आपने। तो करेक्ट आंसर होगा आपका रंग। क्या हो जाएगा? रंग। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पीले कर देते हैं, पीले विशेष्य नहीं है, रंग है विशेष्य। और क्यों है, आप मुझे वैसे विशेष्य के बारे में बताएंगे कि विशेष्य होता क्या है, उसकी डेफिनेशन ही आपको लिखनी पड़ेगी अब, और आप लिखेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहे। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा शब्द अव्यय शब्द नहीं है? अब अव्यय शब्द कौन से थे सर? अव्यय शब्द आपने बताया था कि अभिकारी शब्द को भी हम अव्यय शब्द ही बोलते हैं। अभिकारी कौन कौन से होते हैं सर? क्रिया विशेषण जैसे समुच्चय बोधक, ये 2 और हैं, 4 टाइप के होते हैं। अच्छा सर अभिकारी आपने बता दिया, आप विकारी भी बता ही दीजिए। ठीक है बता देते हैं। विकारी कौन कौन से थे सर? संज्ञा हो गया, सर्वनाम बताया था आपने, विशेषण बताया था, और साथ में क्रिया बताई थी कि ये आपके जो हैं विकारी शब्दों में आते हैं। और सर पहचानते कैसे हैं? देखो अव्यय और विकारी, अभिकारी जो शब्द होते हैं, अव्यय जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर जो है वो लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात को? कैसे नहीं पड़ता सर? जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, आज, किसे, कल, इनमें से कोई नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसे। अब देखो किसे को आप एक वचन या बहुवचन बनाइए, बनेगा? नहीं बनेगा। किसी को आप लिंग परिवर्तन कीजिए, जैसे इस स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदलिए, नहीं बदलेगा। काल कारक को प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर? नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? एक हमारा अव्यय शब्द है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सौरभ स्कूल के मैदान में खेलता है, वाक्य में क्रिया पहचाननी है आपने। मैदान, स्कूल, खेलता है, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, खेलता है होगा यहाँ पे। देखो मैंने बहुत सारी वीडियो में, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो आप अगर आपको ना एक, मैं समझता हूँ कि आपको एक अप्रोच आपको समझ आनी चाहिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अब कुछ स्टूडेंट का पहले भी कमेंट आया था कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, आप इसको लिखना नहीं आ रहा है आपको। कई बार ऐसा हो जाता है, तो उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी चाहूँगा। और कुछ मैंने जो शब्द हैं वो वीडियो से हटा भी दिए हैं, जिन पे जो है जैसे टाइपिंग मिस्टेक था, राइट। तो यहाँ पे खेलता होगा, तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलता क्या है? ये क्रिया है। आई होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है आपका, हाथ पसारना का सही अर्थ है भीख मांगना, लेना, देना या मांगना। ये एक मुहावरा है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथ पसारना क्या होगा? मांगना। क्या होगा? मांगना इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेट भर मन मोदक से कब? पेट भर मन मोदक से कब लोकिति का सही अर्थ है। ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इससे ऐसा होता है कि आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता है, आंकलन कर लेते हैं आप, और अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो उसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं। देन यहाँ पे रग फड़कना, रंग नहीं है, ये रंग नहीं है, ये रग है। रग फड़कना मुहावरे, यहाँ पे मुहावरे का
सही अर्थ है क्या? अत्यधिक रोना, भाग जाना, व्यर्थ विलाप या उत्साह भर जाना। तो रग फड़कना का मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है उत्साह भर जाना। क्या होता है? उत्साह भर जाना आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। मैंने बताया था कि जो मुहावरे हैं वो क्या होता है, उनका जो शाब्दिक अर्थ है ना, शाब्दिक अर्थ को ना लेके जो उसका विलक्षित अर्थ होता है, अलग अर्थ जो निकल के आता है उसका, उसको जब हम वाक्यांश में जब उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें जो उसे हम क्या बोलते हैं? मुहावरा बोलते हैं। अगर आपको वैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मुहावरे या लोकोक्तियों में थोड़ी परेशानी होती है, मैं आपको 500% श्योर हूँ अपनी तरफ से कि अगर आप जैसे जो मैंने वीडियो दी है ना आपको, एक संपूर्ण हिंदी करके प्लेलिस्ट बना हुआ इसी चैनल के ऊपर, अगर आपका डाउट है ना, इस वीडियो के बाद आप संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट में वहाँ विजिट कीजिएगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका। ऐसी मैंने टेक्निक बताई है ना आपको, मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों को लेके, कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। आप जो है 1 से 2 सेकंड के बीच में किसी भी मुहावरे को जो है वो एकदम से अपना आंसर टिक करके आ सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है? 8वीं अनुसूची में बोलता है कौन सी भाषा ऐसी है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। समझ रहे हो? देन यहाँ पे तुलु, नेपाली, सिंधी या कन्नड़। देन इसमें क्या है? तुलु, नेपाली, सिंधी या कन्नड़। अब इसने क्या बोला कि निम्न में से कौन सी भाषा, एक सेकंड, इसमें इसमें मुझे ना टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। इसमें ऐसा होगा क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना आपको, उसमें से 3 तो हैं आपकी। अगर 8वीं अनुसूची में बात की जाए तो नेपाली आपके 8वीं अनुसूची में है, ये सिंधी भी है, कन्नड़ भी है। इसमें होगा कि आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यहाँ पे होगा नहीं है, जो शामिल नहीं है होगा यहाँ पे, वो आपने पहचानना है। तो आपकी जो तुलु है ना, तुलु जो आपकी भाषा है ना, वो 8वीं अनुसूची में शामिल सॉरी नहीं है। यहाँ पे जो है आपकी जो ये है वो शामिल नहीं है। आई होप आप समझे होंगे। देखो ये भाषा, ये आपने ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे, इसको आपने ध्यान से देखना है कि आपकी जो तुलु भाषा है वो क्या है, वो शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद के बारे में, मैंने वैसे डिस्कस भी किया आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आप मुझे कमेंट करेंगे कौन से अनुच्छेद में जो है वो हिंदी जो भाषा है ना हमारे संविधान की किस अनुच्छेद में रखी गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इंस्टाग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पेज के ऊपर। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ में अगर आपका कोई सजेशन होता है हमारे लिए तो आप कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सजेशन के ऊपर हम अच्छा उतरें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।